आज मैं आपको क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत पढ़ाने जा रही हूँ। क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है, यह पेपर में बहुत पूछा जाता है और ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में लगा हुआ है। इसके अलावा अन्य सिलेबस में लगा हुआ भी हो सकता है। तो आज हम पढ़ते हैं क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत। इसको हम क्या कहते हैं? बेन देतो क्रोचे भी कहते हैं। ये कब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म माना जाता है 1866 ईस्वी में और मृत्यु काल इनका माना जाता है 1952 ईस्वी में। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र के एक सलाखा पुरुष थे। जो क्रोचे थे ये कौन थे? पाश्चात्य काव्य शास्त्र के एक सलाखा पुरुष माने जाते हैं। फिर अगला जो पॉइंट बनता है क्रोचे के बारे में, वो हमारा क्या बनता है? ये 20वीं सदी के प्रख्यात इटालियन फिलोसफर थे। ये कौन थे? 20वीं सदी के प्रख्यात इटालियन फिलोसफर। क्रोचे ने जिस अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का प्रवर्तन किया, कौन से सिद्धांत का प्रवर्तन किया? इन्होंने अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का प्रवर्तन किया और ये इटालियन फिलोसफर थे और ये 20वीं सदी के प्रख्यात इटालियन फिलोसफर माने जाते हैं। यह ऐतिहासिक महत्व एवं कला विवेचन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्या मील का पत्थर साबित हुआ? अभिव्यंजनावाद सिद्धांत। किसका अभिव्यंजनावाद सिद्धांत? क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत ऐतिहासिक महत्व एवं कला विवेचन के क्षेत्र में क्या हुआ? एक मील का पत्थर क्या हुआ? साबित हुआ। जो क्रोचे थे इनकी अक्षय कीर्ति का आधार क्या माना जाता है? तो क्रोचे की जो अक्षय कीर्ति का आधार माना जाता है गाइस, वो माना जाता है 1902 ईस्वी में रचित उनकी कृति क्या थी? एस्थेटिक्स थी, जिसको हम क्या कहते हैं? सौंदर्य शास्त्र भी कहते हैं। इनकी कृति का क्या नाम है? एस्थेटिक्स है, जिसको हम क्या कहते हैं? सौंदर्य शास्त्र भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा जा सकता है कि जो क्रोचे थे ये कौन थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इटली में और इटली में जगह जो थी उसका क्या नाम था? नेपल्स था और इनका जन्म माना जाता है 1866 ईस्वी में और इनका निधन है वो माना जाता है 1952 ईस्वी में। और ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कौन थे? एक सलाहकार पुरुष थे। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि क्रोचे और कौन थे। क्रोचे थे ये जो इटली की जो संसद थी, जिसको हम सेनेट भी बोलते हैं, उसके सदस्य थे और मंत्री थे। कौन थे क्रोचे? इटली के संसद सीनेट के सदस्य थे और मंत्री थे। क्रोचे का जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसमें कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? उनका अभिव्यंजनावाद सिद्धांत प्रसिद्ध है और ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कौन माने जाते हैं? एक सलाहकार पुरुष माने जाते हैं। और ये कौन थे? 20वीं सदी के प्रख्यात इटालियन फिलोसफर थे और इन्होंने किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। और ये जो सिद्धांत है ये क्या रखता है? अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है और कला विवेचन के क्षेत्र में क्या हुआ? एक मील का पत्थर साबित हुआ। और जो क्रोचे थे उनको प्रसिद्धि किससे मिली? उनका जो ग्रंथ था एस्थेटिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? सौंदर्य शास्त्र भी कहते हैं, जो कौन सी ईस्वी में रचा गया था? 1902 ईस्वी में रचा गया था। उससे क्या मिला? क्रोचे को क्या मिली थी? प्रसिद्धि मिली थी। तो पहला क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वो हमसे क्या पूछा जाता है? क्रोचे के सिद्धांत का नाम पूछा जाता है। तो क्या नाम हो गया? अभिव्यंजनावाद सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म आपको याद रखना है 1866 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु काल याद रखना है 1952 में हुआ था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? इनका जन्म कहाँ माना जाता है? इटली में नेपल्स में इनका जन्म माना जाता है। और इसके अलावा इनका जो
महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, इनकी कृति का नाम क्या था? एस्थेटिक्स था, जिसे हम क्या कहते हैं, सौंदर्य शास्त्र भी कहते हैं। अब अगली स्लाइड हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें देखो क्या बताया गया है अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड है हमारी अभिव्यंजनावाद की प्रमुख मान्यताएं। अब हम पढ़ते हैं अभिव्यंजनावाद जो सिद्धांत दिया था क्रोचे ने, इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या क्या थी। तो अभिव्यंजनावाद सिद्धांत की जो प्रमुख मान्यताएं थी, देखो वो क्या क्या थी। क्रोचे क्या कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति और कलाकार की सहजानुभूति एक समान होती है। क्रोचे क्या बात बताते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है और कलाकार है, इन दोनों की जो सहजानुभूति, जो ये अनुभूति को महसूस करते हैं, वो क्या करते हैं, एक समान करते हैं। और यही आगे चलकर क्रोचे का क्या बना था, आलोचना का बिंदु बना था। इन्होंने क्या कह दिया कि सामान्य व्यक्ति भी और कलाकार, इन दोनों की जो सहजा अनुभूति होती है वो क्या होती है, एक समान होती है। उसमें अगर अंतर होता है तो परिमाण का होता है, गुण का नहीं। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है, असंगत कथन में पूछा जा सकता है। क्रोचे क्या कहते हैं, सामान्य व्यक्ति और कलाकार की सहजानुभूति क्या होती है, एक समान होती है। उसमें अगर अंतर होता है तो वो किसका होता है, परिमाण का होता है, गुण का नहीं होता है। गुण तो दोनों में क्या माने जाते हैं, बराबर माने जाते हैं। जो अंतर आता है वो किसका आता है, परिमाण का आता है। दूसरा पॉइंट क्रोचे क्या कहते हैं, कला केवल रूप है, वस्तु नहीं। क्रोचे कला को क्या मानते हैं, केवल रूप मानते हैं, वस्तु नहीं मानते हैं। अलंकरण जो है वो क्या है, कला का सहजात धर्म है। अमूर्त कला जो होती है वो नैतिक बंधनों से मुक्त होती है। हमको याद रखना है, अमूर्त कला जो होती है वो क्या होती है, नैतिक बंधनों से मुक्त होती है। अगला पॉइंट जो क्रोचे बताते हैं वो क्या बताते हैं, कला के लिए है। कला क्या है, कला के लिए है। कला का क्या नहीं होता, कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो हमसे पूछा जा सकता है क्रोचे के अनुसार कला का कोई प्रयोजन होता है, और जबकि क्रोचे क्या कह रहे हैं, कला का कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो एग्जामिनर क्या पूछेगा, कला, क्रोचे के अनुसार कला का प्रयोजन होता है, यह कथन सत्य है या असत्य। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि क्रोचे क्या मानते हैं, कला का कोई प्रयोजन नहीं होता है। कला के संदर्भ में अच्छे बुरे नैतिक अनैतिक का प्रश्न ही नहीं उठता है। क्रोचे क्या कहते हैं कि कला के संदर्भ में अच्छे बुरे नैतिक अनैतिक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, अर्थात कला का कोई प्रयोजन नहीं होता है। जबकि मानते क्या है कि कला का प्रयोजन होता है। कला हम कोई काव्य का सर्जन किस लिए करते हैं, उसके अंदर क्या है, कोई प्रयोजन निहित होता है। जबकि क्रोचे क्या मानते हैं कि कला का कोई प्रयोजन नहीं होता है। फिर देखो अगला पॉइंट क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना पूर्णतः आंतरिक वस्तु है। क्रोचे क्या मानते हैं, अभिव्यंजना को क्या मानते हैं, पूर्णतः आंतरिक वस्तु मानते हैं। क्रोचे क्या कहते हैं, अभिव्यंजना क्या है, पूर्णतः आंतरिक वस्तु है। कला का सर्जन ही नहीं, आस्वादन भी क्या होता है, वैयक्तिक स्तर पर होता है। क्रोचे क्या कहते हैं कि कला का सर्जन ही नहीं, आस्वादन भी क्या होता है, वैयक्तिक स्तर पर होता है। इस बात को कौन मानते हैं, क्रोचे मानते हैं। क्रोचे क्या मानते हैं, अभिव्यंजना को पूर्णतः आंतरिक वस्तु मानते हैं, और वो क्या कहते हैं, कला का सर्जन ही नहीं होता, आस्वादन भी क्या होता है, वैयक्तिक स्तर पर होता है। फिर अगला पॉइंट क्रोचे क्या मानते हैं, अभिव्यंजना से क्या होती है, आनंद की अनुभूति होती है। सौंदर्य सफल अभिव्यंजना है। सौंदर्य क्या होता है, सफल अभिव्यंजना होता है। अगला पॉइंट है क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना अखंड है और उसे विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो गाइस आपको ये याद रखना है, अभिव्यंजना क्या है, अखंड है, और इसे विभिन्न वर्गों में क्या नहीं कर सकते, हम वर्गीकृत नहीं कर सकते। क्रोचे के अनुसार क्या है, अभिव्यंजना क्या है, अखंड है, और इसे विभिन्न वर्गों में क्या नहीं कर सकते, वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है अभिव्यंजना क्या है, स्वयं प्रकाश ज्ञान है। यह एक मानसिक क्रिया और एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। क्रोचे क्या कहते हैं,
जो अभिव्यंजना है क्या है, अखंड है, इसे विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अभिव्यंजना को क्या मानते हैं क्रोचे, अखंड मानते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि अभिव्यंजना क्या होती है, स्वयं प्रकाश ज्ञान होती है। यह एक क्या है, मानसिक क्रिया और एक आध्यात्मिक आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है अभिव्यंजनावाद जो सिद्धांत है वो कलावाद, बिंबवाद, प्रभाववाद आदि का प्रेरक है। आपको याद रखना है अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है वो क्या है, कलावाद, बिंबवाद, प्रभाववाद आदि का प्रेरक है। तो अब मैं आपको अभिव्यंजनावाद सिद्धांत की प्रमुख मान्यताओं को एक बार और बता देती हूँ जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। क्रोचे के अनुसार क्या है कि सामान्य व्यक्ति और जो कलाकार होता है उसकी जो सहजानुभूति होती है वो कैसी होती है, एक समान होती है। उसमें यदि अंतर आएगा तो वो किसका आएगा, परिमाण का आएगा, गुण का नहीं। तो एग्जामिनर हमको इस पॉइंट को उल्टा करके लिख सकता है, इसलिए हमको याद रखना है अंतर किसका आएगा, परिमाण का आएगा, गुण का नहीं आएगा। और कला को क्या मानते हैं, वो केवल रूप मानते हैं, वस्तु नहीं मानते हैं। और अलंकरण को क्या कहते हैं, यह कला का सहजात धर्म होती है। और आगे क्या कहते हैं, ये जो अमूर्त कला होती है वो नैतिक बंधनों से क्या होती है, मुक्त होती है। एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या बना देगा, अमूर्त कला नैतिक बंधनों से युक्त होती है, जबकि क्रोचे क्या कह रहे हैं, नैतिक बंधनों से मुक्त होती है। हमको याद रखना है। तीसरा पॉइंट वो क्या कहते हैं, कला कला के लिए है, कला का कोई प्रयोजन नहीं होता है, जबकि हम क्या मानते हैं, कला का प्रयोजन होता है। और क्रोचे क्या मानते हैं, कला का कोई प्रयोजन नहीं होता है। कला के संदर्भ में अच्छे बुरे, नैतिक अनैतिक का प्रश्न ही नहीं उठता है। चौथा पॉइंट हमको याद रखना है, जो अभिव्यंजना है यह कैसी होती है, आंतरिक वस्तु होती है। कला का सर्जन ही नहीं, आस्वादन भी क्या होता है, वैयक्तिक स्तर पर होता है। क्रोचे किस स्तर पर मानते हैं, वैयक्तिक स्तर पर मानते हैं। अभिव्यंजना से किसकी अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। और सौंदर्य क्या होता है, सफल अभिव्यंजना है। और अगला पॉइंट हमको याद रखना है, अभिव्यंजना अखंड है, इसको हम खंडित नहीं कर सकते, इसे विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। और अगला पॉइंट वो मानते हैं कि अभिव्यंजना क्या है, स्वयं प्रकाश ज्ञान है, यह एक मानसिक क्रिया के साथ साथ क्या है, एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। अगला पॉइंट है अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है, ये कलावाद, बिंबवाद, प्रभाववाद आदि का प्रेरक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा अभिव्यंजनावाद सिद्धांत क्या है, कलावाद, बिंबवाद, प्रभाववाद आदि का प्रेरक है। फिर हम अगली स्लाइड पर जाते हैं। अगली स्लाइड में देखो क्या बताया गया है। अब हमारी अगली स्लाइड आती है। अगली स्लाइड में देखो क्रोचे क्या बताते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं क्रोचे ने किसका वर्णन किया है। अगली स्लाइड आ गई हमारी, उसमें अभिव्यंजना का अर्थ एवं स्वरूप हम समझते हैं कि क्रोचे अभिव्यंजना का अर्थ एवं स्वरूप क्या बताते हैं। तो देखो अभिव्यंजना का अर्थ क्या होता है, प्रकट करना या रूप देना होता है। अभिव्यंजना का अर्थ क्या है, प्रकट करना या रूप देना है। अभिव्यंजना का अर्थ क्रोचे के अनुसार क्या है, प्रकट करना या रूप देना है। प्रचलित अर्थ में अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना का क्या होता है, एक ही अर्थ होता है, चाहे हम अभिव्यक्ति कह लें चाहे हम अभिव्यंजना कह लें, इन दोनों का क्या होता है, एक ही अर्थ होता है। क्रोचे की दृष्टि में अभिव्यंजना क्या होती है, कला होती है। सहजानुभूति क्या होती है, अभिव्यंजना का रूप होती है। सहजानुभूति का अर्थ हमसे पूछा जा सकता है, इसका क्या अर्थ होता है, अभिव्यक्ति ना कम होती है ना अधिक होती है। सहजानुभूति का अर्थ क्या है, अभिव्यक्ति ना कम ना अधिक। अंतर जगत में जब संवेदना मूर्तित हो जाती है तब वे क्या हो जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है। क्रोचे क्या कहते हैं, अंतर जगत में जब संवेदना मूर्तित हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, अभिव्यंजना अभिव्यक्त हो उठती है। उसका शब्द रंग रेखा में रूपायित होना जरूरी नहीं होता है। इस प्रकार अभिव्यंजना क्या है, एक आध्यात्मिक क्रिया है। कलात्मक अभिव्यंजना ही अभिव्यंजनावाद है। क्रोचे क्या कहते हैं, अभिव्यंजना क्या है, एक आध्यात्मिक क्रिया है और कलात्मक अभिव्यंजना ही
ही क्या है, अभिव्यंजना है। तो ये क्रोचे के अनुसार क्या है, अभिव्यंजना का अर्थ एवं स्वरूप है। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं क्रोचे क्या कहते हैं। ये हमारी कौन सी नंबर की स्लाइड आ गई, 4 नंबर की स्लाइड आ गई। अब देखो क्रोचे ने जो एथेटिक्स ग्रंथ लिखा था वो कितने भागों में रचित है। हमसे पूछा जा सकता है कि जो क्रोचे को जो प्रसिद्धि मिली थी वो किससे मिली थी, एथेटिक्स से मिली थी। ये कितने भागों में रचित है, तो ये गाइस 2 भागों में रचित है। इसका जो प्रथम भाग है उसमें क्या है, सौंदर्य शास्त्र का क्या बताया गया है, सैद्धांतिक विवेचन बताया गया है। और द्वितीय भाग में क्या है, सौंदर्य शास्त्र का इतिहास निरूपित है। तो ये हमसे पूछा जा सकता है, एस्थेटिक्स के बारे में हमसे जानकारी ली जा सकती है। कितने भागों में रचित है, 2 भागों में रचित है। प्रथम भाग में क्या है, सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है। और द्वितीय भाग में क्या है, सौंदर्य शास्त्र का इतिहास निरूपित है। तो जो क्रोचे थे इन्होंने एक सेमिनार में भाग लिया था। तो वो सेमिनार कब हुई थी, 1900 ईस्वी में हुई थी। क्रोचे ने एक सेमिनार एकेडेमिया पोनानियाना में, सेमिनार का टॉपिक देखो क्या था, फंडामेंटल थीसिस ऑफ एन एथेटिक्स एज साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक्स शीर्षक से एक पर्चा पढ़ा था। ये पर्चा कब पढ़ा था, क्रोचे ने 1900 ईस्वी में पढ़ा था। और एक सेमिनार हुई थी उसमें पढ़ा था। और वो सेमिनार कहाँ पर हुई थी पूछी जा सकती है, एकेडेमिया पोनानियाना में हुई थी। टॉपिक क्या था, फंडामेंटल थीसिस ऑफ एन एथेटिक्स एज साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक्स शीर्षक से उन्होंने एक पर्चा पढ़ा था, जिसके फलस्वरूप किसका प्रवर्तन हुआ, अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का सूत्रपात हुआ। और साहित्य जगत में एथेटिक्स शीर्षक से एक विश्वविख्यात कृति सामने आई, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का क्या हुआ, सूत्रपात हुआ। और साहित्य जगत में एथेटिक्स शीर्षक से एक विश्वविख्यात कृति सामने आई, जो कब आई थी, 1902 में आई थी। और इन्होंने पर्चा कब पढ़ा था, इन्होंने पर्चा पढ़ा था 1900 ईस्वी में। और ये देखो जो पर्चा पढ़ा था ये इनके 1902 में जो कृति आई है इनकी एथेटिक्स, ये क्या है, 3 भाषण, उनके कितने भाषण थे, क्रोचे की 3 भाषणों का क्या था, विस्तृत रूप था। और ये कौन सी भाषा में प्रकाशित हुई थी, ये कृति 1902 ईस्वी में इतालवी भाषा में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। अब अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। देखो अगली स्लाइड में क्रोचे क्या कहते हैं। ये हमारी 5th स्लाइड है, इसमें देखो क्रोचे क्या कहते हैं। क्रोचे ने क्या है, 1900 ईस्वी में सर्वप्रथम निबंध, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 1900 ईस्वी में क्या था, सेमिनार थी, इनका जो निबंध का नाम था वो क्या था, एथेटिक्स एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक्स शीर्षक से लिखा था, जिसका विस्तृत रूप किस में हमको प्राप्त हुआ, एथेटिक्स पुस्तक के रूप में हमको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अब देखो ये जो एथेटिक्स है ये 1900 ईस्वी में क्रोचे द्वारा नेपल्स में सौंदर्य शास्त्र पर दिए गए उनके 3 भाषणों का क्या है, विस्तृत रूप है, हमको याद रखना है। ये उनके कितने भाषण थे, 3 भाषण थे, जो उन्होंने 1900 ईस्वी में कहाँ पर दिए थे, नेपल्स में दिए थे। और किस पर दिए थे, सौंदर्य शास्त्र पर दिए थे। और इन्हीं 3 भाषणों का विस्तृत रूप जो उन्होंने दिया था वो 1902 ईस्वी में किस में प्रकाशित हुआ, एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। और यह पुस्तक किस भाषा में प्रकाशित हुई, इतालवी भाषा में यह प्रकाशित हुई। और कब प्रकाशित हुई, 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब देखो अंग्रेजी में इसे रूपांतरित करने का श्रेय किसको जाता है, डगलस एस्ले को जाता है। अंग्रेजी में इस पुस्तक को प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है, डगलस एस्ले को जाता है। और देखो इनकी अन्य पुस्तकों के नाम हमसे पूछे जा सकते हैं। न्यू एसेज ऑन एथेटिक्स 1920 में, न्यू एसेज ऑन एथेटिक्स कब है, 1920 में है। डिफेंस ऑफ पोइट ये कब है, 1933 में है। ये क्या है, क्रोचे की अन्य पुस्तकें हैं। और 1902 ईस्वी में ही इन्होंने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था, ला कृतिका पत्रिका का इन्होंने क्या किया था, प्रकाशन किया था। और जो ये क्रोचे की पुस्तक है 1902 में इतालवी भाषा में जो रूपांतरित हुई थी, इसको अंग्रेजी में भी
बाद में रूपांतरित किया गया। और अंग्रेजी में इसको कब रूपांतरित किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। अंग्रेजी में इसको रूपांतरित किया गया 1909 ईस्वी में। और किसने किया था? डगलस एस्ले ने किया था। किसने किया था अंग्रेजी में रूपांतरित? डगलस एस्ले ने किया था। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखो इसमें क्या बताया गया है। अगली स्लाइड है, क्रोचे कला सर्जन की प्रक्रिया के 4 स्तर मानते हैं। ये क्या है? कला सर्जन है। ये थोड़ी क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो क्रोचे कला सर्जन की प्रक्रिया के कितने स्तर मानते हैं? 4 स्तर मानते हैं। अब देखो कौन कौन से स्तर मानते हैं कला सर्जन की प्रक्रिया का। पहला स्तर वो क्या मानते हैं? कल्पना पर पड़ा प्रभाव। जो मतलब कला सर्जन की प्रक्रिया के 4 स्तर हैं, उनमें पहला स्तर क्या है? कल्पना पर पड़ा प्रभाव। दूसरा स्तर है उसका मानसिक, रूपात्मक अथवा सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति। दूसरा क्या है? उसका मानसिक, रूपात्मक अथवा सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति। और तीसरा जो उसका स्तर है वो क्या है? सौंदर्य अनुभूति का आनंद। और चौथा स्तर क्या है? तीसरा तो हो गया हमारा सौंदर्य अनुभूति का आनंद, और चौथा है कवि या कलाकार। ये क्या है? ये कवि है। कवि या कलाकार द्वारा स्थूल माध्यम, कवि या कलाकार द्वारा स्थूल माध्यम में रंग, रेखा, स्वर, शब्द इत्यादि से जन साधारण तक संप्रेषण। ये क्या है? 4 स्तर हैं। पहला स्तर क्या है? कल्पना पर पड़ा प्रभाव है। दूसरा स्तर क्या है? उसका मानसिक, रूपात्मक अथवा सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति है। तीसरा स्तर है सौंदर्य अनुभूति का आनंद। और चौथा स्तर है कवि या कलाकार द्वारा स्थूल माध्यम, रंग, रेखा, स्वर, शब्द इत्यादि से जन साधारण तक क्या होता है? संप्रेषण होता है। अब ये जो चारों स्तर हैं, इनमें क्रोचे ने किस स्तर को सर्वाधिक महत्व दिया है? दूसरे स्तर को महत्व दिया है। दूसरा स्तर क्या था? दूसरा स्तर था उसका मानसिक, रूपात्मक अथवा सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति। इसको क्या करते हैं? क्रोचे सर्वाधिक महत्व देते हैं। किस स्तर को महत्व देते हैं? दूसरे स्तर को। हिंदी में क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का उल्लेख सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने अपने इंदौर वाले भाषण में किया था। जो हिंदी में क्रोचे के ये तो क्या है? क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र में है। और जो हिंदी में इसको लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। और उन्होंने किस में दिया था? अपने इंदौर वाले भाषण में किया था। रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को कुंतक के वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। ये हमसे पूछा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत को किसका विलायती उत्थान कहा है? कुंतक के वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। अब हम अगली स्लाइड, अभी ये हमारा क्या है? अगली स्लाइड हमारी आ गई क्या? अगली स्लाइड हमारी ये पूरी हो गई। ये हमारी कौन से नंबर की स्लाइड थी? 6 थी। हाँ, यहाँ तक ही है। रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को क्या माना है? कुंतक के वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान का है। तो आज गाइस मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? आज मैंने आपको पढ़ा दिया है क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट्स करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस। अगली वीडियो में आपको कल प्रोवाइड कराऊंगी। हो सकता है वो मीरा पदावली की हमारी क्या चल रही है? मीरा पदावली चल रही है, जो कि शंभू सिंह मनोहर द्वारा रचित है। उसके जो पद हैं अगले 21 से 25 तक उसकी वीडियो कल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू गाइस।